चलिए, मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रमज़ान का जो महीना है, ये मुसलमानों को सिखाता है कि सब्र कैसे करना चाहिए, और मुल्क के जो हालात है उसे देखते हुए मैं लोगों से भी यही अपील करूँगा कि ये वक्त भी निकलने वाला है, हमें सब्र करना है और बहुत अमन के साथ, बहुत सुकून के साथ ये रमज़ान यहाँ पे गुजरा है, बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह जो भाईचारगी हमने शहर के अंदर, ज़िले के अंदर दिखाए हैं, वो कायम रहेगी। मैं अपनी तरफ से दोबारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, बीडमध्ये जो काही प्रकार घडला तर त्यामध्ये काही लोकांवर कारवाई करण्यात आली, त्या लोकांचा तुम्ही दहशतवादी असा उल्लेख केला ट्विटमध्ये? मैंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है कि जिसकी, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अगर छोटी सी भी कोई घटना होती है और करने वाला अगर मुसलमान है तो उसके घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। हमारी इबादतगाह, हमारी मस्जिद को जिलेटिन स्टिक से एक तरीके से बम से उड़ाया गया, और उसके ऊपर अगर आपने यूएपीए का कानून नहीं लगाए तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? एक तरफ आपका कानून अलग, दूसरे तरफ आपका कानून अलग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए करके मैंने पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया उस ट्वीट के अंदर कि यहाँ के आईजी, वहाँ के एसपी दोनों फौरन जाकर वहाँ पर कार्रवाई करें। हमारी ये मांग है कि सख्त से सख्त उसके ऊपर सेक्शन लगाने चाहिए कि दोबारा कोई भी किसी भी, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी इबादतगाह हो, उसके ऊपर ऐसी कोई घटिया हरकत ना करे। तो एक सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है, फौरन जाके गिरफ्तारी की है, मैंने उसका स्वागत किया है। लेकिन जब हम वो सेक्शंस देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, अगर आप कानून की भाषा के अंदर अगर बात करेंगे तो एक्सप्लोजिव्स एक्ट का कानून लगाया गया है, और एक्सप्लोजिव्स एक्ट का अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उस हिसाब से ये केस यूएपीए के अंडर में आना चाहिए। अगर यही काम अगर इम्तियाज जलील अगर करता तो शायद अभी तक उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता, यूएपी का कानून लग जाता उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप अगर छोटे मोटे कायदे कानून वो लगाएंगे, सेक्शंस लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को है तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज जो कानून का नंगा नाच हम उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, वो हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को नहीं मिलना चाहिए। नागपूर प्रकरणामध्ये जी दंगल झाली होती तेव्हा जे लोक बोलत होते, जे नेते होते, ते आता शांत आहेत आणि त्याच्यामुळे ही कारवाई जी झाली त्याच्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष असल्याचं पाहायला मिळतं। काय आहे की ठीक आहे, नागपूरमध्ये जे झाला तर ते जे नेते आहे ते गप्प बसलेले आहे, ते याचा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारा। मी गप्प बसणारा नाही आहे। जिथे जिथे अन्याय होणार, जिथे जिथे अशा प्रकारची घटना घडणार, आम्ही बोलत राहणार आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आम्ही पोलिसांना फक्त त्यांचं कर्तव्य काय आहे हे दाखवणार आहे। म्हणजे आज जे नागपूरमध्ये झाला, जे घटना घडली, जे दंगा घडला, त्याची आम्ही निंदा केली, कड्या शब्दामध्ये आम्ही निंदा केली। पण याचा अर्थ हे नाही आहे की तुम्ही जे करणारा एक माणूस आहे त्याचा घर तुम्ही बुलडोझरने पाडणार आहे। म्हणजे त्याचा दोष असेल, त्याच्या आईचा काय दोष आहे, त्याच्या वडिलाचा काय दोष आहे, त्याची बायकोचा काय दोष आहे, त्याच्या मुलांचा काय दोष आहे। म्हणजे एक अर्थ हे आहे ना कि एक घर बनाने में जिंदगियां गुजर जाती है, और ये बस्तियों के बस्तियां उजाड़ रहे हैं, तो ये कब तक चलने वाला है? अगर यही अगर कानून रखना है तो सारी अदालतों को लॉक कर दो, कोई जरूरत नहीं है ताले ठोक डालो अदालतों के ऊपर, बोलो हमारा डंडा राज चलने वाला है, हम जैसा बोलेंगे। फिर पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है, अदालतों की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारा है तो नंगा नाच जो कर रहे हैं वो करो, उस हिसाब से फिर देखा जाएगा आगे। पण त्या प्रकरणामध्ये त्या संबंधित आरोपीचं जे काही घर होतं ते अतिक्रमणामध्ये होतं, त्यामुळे ते तोडलं। सवाल ये पैदा होता है कि अतिक्रमण के अंदर था तो क्या नागपुर प्रशासन सो रहा था, झक मारा रहा था इतने सालों से कि वहां पर वो ये घटना होती है, उसके दूसरे दिन तुमको खबर आती है? यानी कि वो बिल्डिंग बनाते वक्त महानगर पालिका के अधिकारियों ने हराम का पैसा लिए होंगे कि बना तो पैसा करके घर बना करके, और जब ये मामला हो जाता है तो तुमको ऐसे चीजें नजर आते हैं कि अतिक्रमण है करके। उसमें मेरा ये है कि आप जनता को है तो बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते हैं उसमें, और कानून अगर है तो वो कानून सबके लिए है, और हम तो चाह रहे हैं
कि कानून के हिसाब से अगर इम्तियाज जलील कानून तोड़ा है तो उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए कानून अलग और तुम्हारे लिए कानून इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्डाच्या जे काही कायदा आहे त्याच्या संदर्भात नागरिकांमध्ये रोष आहे. काही नागरिकांनी काळी पट्टी बांधून नमाज अदा की है. देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फरमान जारी किया है कि पूरे मुल्क के अंदर इसका एहतजाज करना चाहिए, और एहतजाज करने का उन्होंने जो तरीका बताया है कि आप जुम्मतुल विदा जब था तो उस दिन जाके तो आपने सबको कहा गया था कि काले पट्टियां बांध कर कम से कम अपना रोष, अपनी नाराजगी जताए करके, लेकिन हमको भी ये मालूम है और मुस्लिम इनको भी पता है कि ये जो हुकूमत बैठी है ये कोई लोकशाही के तर्ज के ऊपर काम नहीं कर रही है। यहाँ पर सिर्फ देश दो लोग चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, एक अमित शाह चला रहे हैं, तो उनको कायदे का कोई मतलब नहीं है। अगर कायदा अगर है इस देश के अंदर तो आप मुझे ये बताइएगा कि नागपुर के अंदर जो दंगा हुआ उसकी शुरुआत जिसने की उनको एक दिन के लिए भी आप अरेस्ट नहीं करेंगे। अदालत के अंदर टहलते हुए गए और टहलते हुए बाहर निकल के आए, मीडिया के सामने इस तरीके से फोटो खिंचा रहे थे जैसा मतलब देश के बहुत बड़ा काम करके आए हुए हैं, देश के लिए जंग जीत कर आए हैं करके, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कुणाल कामरा एक जरा सा जोक क्या कर देता है, तो आप जिस लोगों ने उसके स्टूडियो के ऊपर जाकर किसी तीसरे आदमी के स्टूडियो के ऊपर जाकर तोड़फोड़ किए हैं, उनको आप 15-15 हजार रुपये के ऊपर अदालत छोड़ देता है। मैं अदालत के उस जज को यह कहना चाहूंगा कि इम्तियाज जलील भी अगर जेब में 15,000 रुपये लेकर अगर निकला बाहर और कहा कि अब मैं ये ऑफिस फोड़ूंगा जाके करके, तो मुझे मालूम है कि तुमको 15,000 के ऊपर है तो छोड़ना पड़ेगा, 15,000 के बॉन्ड के ऊपर। तो अदालतें भी जो फैसला कर रही है हम उसके भी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। अदालतों के इज्जत सम्मान करना चाहिए, हम बराबर बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जब अदालतों के अंदर आकर जज की कुर्सियों के ऊपर बैठने लगेंगे तो मेरे हिसाब से वो कुर्सी उनके लिए लायक के नहीं है। वो उन्हें भी उन कुर्सियों के ऊपर से उतरना पड़ेगा अगर तुम इंसाफ नहीं दे पा रहे तो। कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या काळात दिलं होतं, मात्र आता अजित पवार म्हणतात की राज्याची परिस्थिती तशी नाहीये, त्यामुळे आता काय याचं उत्तर शेतकऱ्यांनी त्यांना विचारावं की बाबा तुम्ही आम्हाला सांगितलं होतं की आम्हाला हे कर्ज माफी करणार आहे, सत्तेमध्ये आल्यानंतर कुर्सीवर बसल्यानंतर सगळं विसरणार। जे आमची लाडली बहीण होती 75 वर्षानंतर या सगळ्यांना कळालं होतं की आमची बहीण पण आहे, अरे मेरी लाडली बहीण भी है करके, मग निवडणूक आली तर त्यांनाही फुकटात पैसे द्यायचे। आता 2100 देण्याचं हे केलं होतं, आश्वासन केलं होतं, आता ते म्हणतात की तिजोरी खाली पडलेली आहे। आम्ही तर सुरुवातीपासून बोलत होते ये सिर्फ इलेक्शन तक नौटंकी और नाटक करने वाला ये खेल था। अब किसानों ने भी बैठ जाना चाहिए, महिलाओं ने भी अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी हुकूमत बन चुकी है। अब 5 साल का इंतजार करना कि 5 साल के बाद दोबारा आएंगे, फिर दोबारा खस्मे वादे करेंगे और फिर निकल के चले जाएंगे। ठीक है।